हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलते पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां आतंकियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आईएसआई का नया प्लान। आतंकवादी संगठनों की पाकिस्तान में हुई बड़ी बैठक, भारत के कई शहर निशाने पर। जी हाँ, पाकिस्तान में लगातार आतंकवादियों के मारे जाने पर आतंकवादी संगठन बुरी तरह से बौखला गए हैं। आतंकवादी संगठनों के साथ साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी एसी भी बुरी तरह से परेशान है। उसके ऊपर लगातार दबाव पड़ रहा है कि जब पाकिस्तान में ही आतंकवादी सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का क्या फायदा लिया जा सकता है। आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक नया प्लान बनाया है। जी हाँ, इस प्लान के तहत आतंकवादी संगठनों ने हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन की अध्यक्षता में बैठक की। इसमें अन्य आतंकवादी संगठन के अलावा लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के अनेक प्रमुख कमांडर शामिल थे। इनकी बैठक पाकिस्तान के भिम्बर, कोटली, अब्बासपुर, रावलकोट, हजीराबाद में हुई। बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि आतंकवादी कैंपों से लगातार आतंकवादियों को भारत भेजा जाए। खुफिया अलर्ट के मुताबिक इन बैठकों के दौरान लश्कर कमांडर अबू कासिम उर्फ रियाज अहमद की पाकिस्तान में मारे जाने की बाबत चर्चा हुई। जी हाँ, कहा गया कि जो आतंकवादी पाकिस्तान में मारे गए हैं उनका बदला लेने के लिए ये जरूरी है कि भारत के विभिन्न शहरों में हमले किए जाए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी समेत आतंकी कमांडरों ने आतंकवादियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वो दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर को अपना निशाना बनाए और अपने स्लीपर सेल का भी इन हमलों के लिए इस्तेमाल करें। इसके लिए हथियारों और गोला बारूद को भी स्लीपर सेल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के निर्देश दिए गए। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों इन आतंकवादियों ने मीटिंग करके भारत के भी इन शहरों को दहलाने की प्लानिंग की है। भारत के ये शहर निशाने पर आ चुके हैं। अब ऐसे में भारत की सिक्योरिटी तो अलर्ट हो चुकी है, डिफेंस सिस्टम पूरी चौकन्नी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से ये आतंकवादी प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप भी मानते हैं ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हानिकारक होगा, क्योंकि भारत एक लेवल तक ही टॉलरेट कर सकता है दोस्तों, वरना उसके बाद कहीं इसका खामियाजा पाकिस्तान को ही ना भुगतना पड़ जाए। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालेगा ही पालेगा। और इतनी गरीबी, इतनी लाचारी और लाखों लाखों रुपए के एक एक पाकिस्तानियों पर कर्ज पहुंचाने के बाद भी पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को अकल आती दिखाई नहीं दे रही है और वो आज भी आतंकवादियों को पोषित कर रहा है। इस पर आपकी राय तो बनती है। दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहा अपना भारत। दोस्त फ्रांस ने दिया सर्जिकल स्ट्राइक वाली ब्रिमस्टोन मिसाइलों का ऑफर। बता दें, राफेल फाइटर जेट के बाद भारत तथा फ्रांस के बीच एक और हथियार डील हो सकती है। दुनिया भर में रक्षा क्षेत्र की अग्रणी यूरोपीय कंपनी MBDA ने कहा कि यदि उसे प्रस्ताव मिलता है तो वो अपनी उच्च सटीकता वाली मारक मिसाइल ब्रिमस्टोन को उस MQ-9B प्रीडेटर हथियार बंद ड्रोन में एकीकृत करने की संभावना पर विचार करने के लिए तैयार है, जिसे भारत अमेरिका से खरीद रहा है। MBDA की ब्रिमस्टोन मिसाइलों को हवाई हथियार के रूप में जाना जाता है और ये भूमि एवं सतह पर उपलब्ध मंचों के अलावा मानव रहित ड्रोन की एक विस्तृत श्रृंखला पर तैनाती के लिए उपयुक्त है। भारत विशेष रूप से चीन के साथ विवादित सीमा पर अपने सशस्त्र बलों के निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से अमेरिका से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में है। MBDA के अधिकारियों ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हम भारत द्वारा खरीदे जा रहे MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन में ब्रिमस्टोन मिसाइलों के एकीकरण संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। ब्रिटेन ने भी अपनी समग्र क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रॉयल एयरफोर्स के US निर्मित MQ-9B ड्रोन के बेड़े में ब्रिमस्टोन मिसाइलों को एकीकृत करने का निर्णय लिया। जी हाँ दोस्तों, अधिकारियों ने कहा कि हवा में अपना प्रभुत्व साबित करने वाली मिसाइल को अफगानिस्तान और लीबिया में सक्रिय रूप से तैनात किया जा चुका है और यह मिसाइल दिन एवं रात में सर्जिकल हमले करने की क्षमता वाला पसंदीदा हथियार साबित हुई है। यानी कि दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच जल्द हो सकती है इस ड्रोन की डील। ऐसे में एक और खबर की बात करें, जहां पर चाइना पर मस्जिदों के ढांचे में बदलाव और उन्हें तोड़ने का बड़ा गंभीर आरोप ऐसे सामने आई खबर। बता दें, चीन द्वारा इस्लाम पर हमला करने का आरोप लग रहा है। बीजिंग में इस्लामी संस्कृति को नष्ट करने का आरोप लग रहे हैं। हजारों मस्जिदों को बदल दिया गया है या उन्हें नष्ट कर दिया गया है। बीजिंग की डोडियन मस्जिद अपने आकर्षक गुंबदों और अलंकृत मीनारों के वजह से जानी जाती थी, लेकिन इस साल की शुरुआत में इसकी मीनारें हटा दी गई। इसके गुंबदों को पैगोडा शैली के शंकुओं से बदल दिया गया और इसके अरब शैली के मेहराब चौकोर हो गए। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शिंजियांग में मस्जिद विध्वंस और उनमें बदलाव का दस्तावेजीकरण किया गया है, जहां सैकड़ों हजारों तुर्की मुसलमानों को हिरासत में लिया गया है और अन्य जगहों पर वास्तुशिल्प परिवर्तनों के कुछ सबूत मिले हैं। अब ऐसे में दोस्तों इतना होने के बावजूद भी एक भी मुस्लिम देश का चीन के खिलाफ
खिलाफ आवाज नहीं उठने वाला दोस्तों। और वहीं भारत जैसे देश में मुस्लिम समुदाय कह ले या कोई भी समुदाय कह ले हर तरीके से सुरक्षित है, उसके बावजूद भी बाहर बैठे कुछ देशों को भारत पर उंगली जरूर उठाते हैं, जबकि चाइना खुलेआम दोस्तों मस्जिदों को गिरा रहा है, उनके नाम बदल रहा है, उनका चौड़ीकरण कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम संगठन चुप बैठे रहते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है, आखिर ऐसा क्यों है दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां फलस्तीन की मदद करना सऊदी अरबिया को पड़ गया भारी, इजराइल ने दे दिया बड़ा झटका। बता दें हमास से जारी जंग के बीच इजराइल ने सऊदी अरब को बड़ा तगड़ा झटका दिया है। इजराइल ने वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेजबानी में सऊदी अरबिया का सपोर्ट न करने का फैसला किया। दरअसल गाजा में जारी जंग को लेकर सऊदी ने इजराइल की काफी आलोचना की थी। इसके साथ ही उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया था। इस आलोचना के बाद इजराइल ने वर्ल्ड एक्सपो की मेजबानी में सऊदी का सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेजबानी के लिए इजराइल अब इटली का सपोर्ट करेगा। बता दें कि इजराइल हमास जंग को लेकर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। पश्चिमी देशों ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया था, जबकि अरब और मुस्लिम देशों ने गाजा में इजराइल की कड़ी निंदा की थी। एक और खबर की बात करें, जहां युद्ध विराम खत्म होने के अगले ही पल सेना मिशन पर होगी। गाजा में फिर से लड़ाई पर इजराइल के राजदूत का बहुत बड़ा बयान। गाजा में कहर बरपाने की बड़ी तैयारी। इजराइल के इस बिहेवियर को देखकर दोस्त ईरान हिजबुल्लाह के धोखे से हमास आतंकी आग बबूला। बता दें गाजा में युद्ध विराम के खत्म होते इजराइल की सेना एक बार फिर अपने हमले शुरू कर देगी। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने यह बात कही है। गिलोन ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच शुक्रवार को 4 दिन का युद्ध विराम समझौता किया गया है। इसके बाद सोमवार को इसे 2 दिन बढ़ाया गया और अब समझौता बुधवार तक है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि बंधकों को वापस लाना है। जैसे ही सीज फायर का टाइम पीरियड खत्म होगा, इजरायली सेना गाजा में अपने अभियान में फिर से जुट जाएगी। मंगलवार को गिलोन ने कहा कि जिस क्षण गाजा में युद्ध विराम खत्म होगा, उसी क्षण हम मिशन पर वापस जा रहे हैं। जी हाँ, ये युद्ध विराम बंधकों की रिहाई के लिए था। ये बस इतना ही है, इसे इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा जा सकता। यानी कि एक तरीके से हमास को ये धमकी दी गई दोस्तों की जो ये युद्ध विराम है 4 दिन का, इसी के अंदर तुम हमारे बंधकों को छोड़ दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब ऐसे में हमास इस चीज को सुनते ही बौखला उठा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान हिजबुल्लाह के धोखे से भी हमास आतंकी आग बबूला हो चुके हैं। दोस्तों बता दें, इन सब के बीच गाजा में हार की कगार पर पहुंचे हमास के आतंकी अपने दोस्तों ईरान और उसके प्रॉक्सी लेबनानी गुट हिजबुल्लाह पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। दरअसल हमास को उम्मीद थी कि ईरान और हिजबुल्लाह युद्ध का दूसरा मोर्चा खोलेंगे, लेकिन अमेरिकी धमकी के आगे इन दोनों ने ही घुटने टेक दिए और लड़ाई में कूदने से इनकार कर दिया। हमास आतंकी चाहते थे कि ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलें ताकि उसे जंग के मैदान में कुछ राहत मिले, लेकिन दोस्तों उल्टा ही होता नजर आ रहा है। ऐसे में अब हमास को किसी भी कीमत पर झुकना ही पड़ेगा या फिर उसे खुद का खात्मा करवाना पड़ेगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दावा, कोरियाई जासूसी सैटेलाइट ने ली व्हाइट हाउस पेंटागन की तस्वीरें। बता दें उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उनके नए जासूसी सैटेलाइट ने अमेरिका का सबसे सुरक्षित व्हाइट हाउस और पेंटागन की तस्वीरें ली हैं। हालांकि अभी तक कोरिया ने किसी तरह की कोई फोटो रिलीज नहीं की है और दुनिया को यह भी नहीं पता कि नॉर्थ कोरिया का यह सैटेलाइट ऑपरेशनल है भी या नहीं। फिलहाल नॉर्थ कोरिया के इस दावे को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उत्तर कोरिया का दावा है कि पिछले सप्ताह ही उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च की और उसने अमेरिका की कुछ खास साइट्स की तस्वीरें भी ली हैं। स्टेट मीडिया ने कहा कि हमारे नेता किम जोंग उन ने रोम सही गुआम में एंडरसन एयर फोर्स बेस, पर्ल हार्बर और अमेरिकी नौसेना के कार्ल विंसन विमान वाहक की पिछली तस्वीरों के साथ नई तस्वीरें भी देखी हैं। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां चीन को फिर लगा तगड़ा झटका, फॉक्सकॉन भारत में करेगी 13,000 करोड़ का निवेश। बता दें एप्पल और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों के लिए भारत पसंदीदा जगह बनता जा रहा है और वो भारत में लगातार अपना निवेश बढ़ा रही है। एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली हॉर्न हाई प्रिसीजन यानी फॉक्सकॉन भारत में बड़ा निवेश करने जा रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो भारत में $1.6 बिलियन निवेश करेगी। 27 नवंबर 2023 को कंपनी ने ताइवान में एक्सचेंज फाइलिंग के तहत ये जानकारी साझा किया है। कंपनी इस निवेश के जरिए अपनी ऑपरेशन जरूरतों को पूरा करेगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार फॉक्सकॉन और दूसरी ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चाइना का ताइवान और अमेरिका से बढ़ते तनाव के चलते चीन के बाहर निवेश बढ़ाना चाहती है। जी हाँ, और फॉक्सकॉन का ताजा ऐलान भारत में निवेश के इस फैसले के इसी रूप में देखा भी जा रहा है। ऐसे में फॉक्सकॉन को इंडिया में निवेश करने के लिए ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कहिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां सीमा हैदर की बढ़ सकती है मुश्किलें, अपने बच्चों से हो सकती है अलग, पाकिस्तान पति गुलाम ने दी है धमकी। बता दे पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहती है। पबजी खेलते हुए 2019 में सीमा को भारत के उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन मीणा से प्यार हुआ था। सीमा हैदर सचिन मीणा के
साथ रहने के लिए मई 2023 में नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत आई थी। अब तक सीमा हैदर यहाँ सही से रह रही है, लेकिन अब सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने अब खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि वो भारत आकर सीमा से अपना बच्चा लेकर जाएंगे। पाकिस्तानी यूट्यूबर मोहसिन के चैनल पर गुलाम हैदर ने बताया कि वो अब दुबई से पाकिस्तान आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो दुबई से पाकिस्तान आ गए हैं और जल्द पाकिस्तान से भारत भी जाएंगे और सीमा के पास से अपने बच्चे को लेकर आएंगे। जी हाँ, अगली खबर की बात करें जहां पर थाईलैंड राम मंदिर के लिए भेजेगा स्पेशल गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, क्या है बता दें, राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए तैयारी काफी जोरदार तरीके से की जा रही है। बता दें कि अगले साल 24 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसके लिए दुनिया के कई देशों से कई सारी चीजें आई हैं और बहुत कुछ आने वाली है। इस क्रम में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले एक विशेष संकेत मिला है, जिसमें थाईलैंड ने मिट्टी भेजने की बात कही है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर के लिए थाईलैंड की मिट्टी भेजने वाली बात पर विश्व हिंदू परिषद के थाईलैंड चैप्टर के अध्यक्ष सुशील कुमार सराफ ने जानकारी दी कि हम मिट्टी को अयोध्या ले जाने के लिए गोविंद ब्रज महाराज को सौंपने जा रहे हैं। बता दें कि थाईलैंड ने राम मंदिर के लिए मिट्टी से पहले 2 नदियों का पानी भी भेज चुकी है। अब ऐसे में दोस्तों कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखेगा आप लोग जो इस खबर को देख रहे हैं। एक और खबर की बात करें जहां हिंदुओं के लिए पाकिस्तानी आवाम ने उगला जहर, कहा हिंदू हमारा जानी दुश्मन। बता दें भारत और पाकिस्तान एक साथ 1947 में अलग हुए थे। एक तरफ पाकिस्तान ने इस्लाम धर्म को तरजीह देते हुए अब देश की स्थापना की, दूसरी तरफ भारत ने सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की। इसका नतीजा यह है कि आज आजादी के 76 सालों बाद भारत में पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा शांति है। हाल ही में पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आवाम से हिंदू धर्म को लेकर सवाल किए। जब इस पर सवाल हुआ तो एक पाकिस्तानी शख्स ने हिंदुओं को लेकर जहर उगलते हुए कहा कि वो हमारा जानी दुश्मन है। पाकिस्तानी शख्स को यूट्यूबर ने वीडियो दिखाया जिसमें कुछ मुसलमान शख्स भारत में रामायण कथा के गीत गा रहे थे। इसको देखते हुए पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि ये गलत है, वे लोग मुसलमान होकर हिंदू धर्म की तारीफ कर रहे हैं, उनके धर्म से जुड़े गाने गा रहे हैं, हमारे रिश्ते भारत के साथ सही नहीं है। शख्स ने कहा कि हिंदू धर्म के लोग सही नहीं होते हैं, हमें हिंदुओं के लिए कुछ भी सही नहीं बोलना चाहिए, वो चाहे लाख सही काम करे, हमें उनकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, यानी कि दोस्तों इन लोगों में, पाकिस्तानियों में हिंदुओं को लेकर कितनी जहर घुली है दोस्तों। अब आप उनके बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। उनका क्लियर कहना है कि हिंदू चाहे कितने भी अच्छे कार्य कर ले, कितने भी पुण्य कमा ले, लेकिन हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे, नहीं करनी चाहिए। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तानी कुछ युवाओं ने भारत का लोहा भी माना दोस्तों और कहा कि हमें 1 बिलियन के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, लेकिन भारत आज हमसे इतना आगे निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ जहां दक्षिण चीन सागर में ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक अभियानों से चिढ़ा चीन किया आगाह। बता दें चीनी और ऑस्ट्रेलियाई नौसेनाओं के बीच हालिया टकराव के बाद चीन के एक अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया को मंगलवार को चेतावनी दी कि वो दक्षिण चीन सागर में युद्ध पोतों को तैनात करने के मामले में बड़ी समझदारी से काम ले। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क विभाग के प्रमुख लियू जियान चाओ ने ऑस्ट्रेलिया की एक यात्रा के दौरान सिडनी विश्वविद्यालय में ये चेतावनी दी, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगले साल होने वाली ऑस्ट्रेलिया यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेगी। द्विपक्षीय संबंधों में हाल में सुधार हो रहा था, लेकिन इसमें उस वक्त गिरावट दर्ज की गई जब ऑस्ट्रेलिया ने चीनी विध्वंसक CNS निगम्बो पर 14 नवंबर को जापानी जल क्षेत्र में सोनार पल्स के साथ ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के गोताखोरों को घायल करने का आरोप लगाया। एक और खबर की बात करें जहां TTP के खिलाफ नहीं लेंगे एक्शन, तालिबान की पाकिस्तान को 2 टुक अफगानों पर क्या हमला करेंगे जनरल मुनीर की सेना। बता दें पाकिस्तान और तालिबान के बीच तहरीके तालिबान यानी TTP आतंकियों को लेकर तनाव गहराता जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर की धमकी के बाद भी तालिबान ने साफ कर दिया है कि वो TTP के खिलाफ सैन्य कार्रवाई ना करने जा रही। यही नहीं, अब तालिबान ने पाकिस्तान के पाले में गेंद डालते हुए कहा कि वो TTP समस्या का वैकल्पिक हल बताए। पाकिस्तान और उसके पालतू रहे तालिबान के बीच TTP आतंकियों को लेकर पिछले कई महीने से तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान की सरकार धमकी दे चुकी है कि अगर तालिबान ने कार्रवाई नहीं की तो वो अफगानिस्तान के अंदर सैन्य कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान की इस धमकी के भी तालिबान पर कोई असर नहीं पड़ा। यही नहीं, पाकिस्तान ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए 17 लाख अफगान शरणार्थियों को देश से चले जाने के लिए कहा है। यही नहीं, लाखों की तादाद में अफगान शरणार्थियों को जबरन अफगानिस्तान भेज दिया गया है। एक और खबर की बात करते हैं जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों के काफिले पर बड़ा हमला, 2 की मौत व 20 घायल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती बम विस्फोट में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 13 सुरक्षा कर्मियों सहित 20 लोग घायल हो गए। प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हाफिज गुल बहादुर संगठन ने आत्मघाती बम विस्फोट की
जिम्मेदारी ली है। अगली खबर की बात करें जहां तुर्की ने बनाई अमेरिका की जेवलिन से 4 गुना खतरनाक मिसाइल, भारत के लिए क्यों बन सकती है चिंता का सबब, आपको बता दें तुर्की ने अपनी नई लुमटास GM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अनावरण किया है। इस मिसाइल ने अपने परीक्षण में 16 किलोमीटर से अधिक की रेंज हासिल की है। इसे हथियार निर्माता कंपनी रॉकेटसन ने बनाया है। रॉकेटसन की यह मिसाइल 6 प्रमुख रूसी, अमेरिकी और फ्रांसीसी AT-GM मिसाइल सिस्टम की परिचालन रेंज की तुलना में ज्यादा पहुंच रखती है। तुर्की की यह मिसाइल इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी रेंज सबसे ज्यादा होने के साथ साथ ये ऐसी तकनीक है जो हवा, जमीन और नौसैनिक प्रणालियों के लिए भी इस्तेमाल होती है। इस तकनीक को तुर्की ने हाल के सालों में ही तैयार किया है। एक और खबर की बात करें जहां म्यांमार में बढ़ती जा रही जुंटा के खिलाफ विद्रोहियों की आक्रामकता खाई सैन्य शासन के अंत की कसम। जी हां, म्यांमार की सैन्य जुंटा को सत्ता पर अपनी पकड़ के लिए इस समय सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। तख्ता पलट के 3 साल बाद पहली बार उसको एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। बीते कुछ हफ्तों में शक्तिशाली सशस्त्र विद्रोही लड़ाके नए आक्रमण के लिए प्रतिरोधी बलों के साथ शामिल हो गए हैं, जिसके बाद अलोकप्रिय होते जुंटा की कमजोरियां खुलकर सामने आई हैं। जुंटा रणनीतिक सीमावर्ती कस्बों, प्रमुख सैन्य पदों और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों से बड़े पैमाने पर नियंत्रण खो रहा है। दोस्तों अगली खबर आपको बता दें जहां कतर के दौरे पर अचानक क्यों पहुंचे मोसाद चीफ, CIA प्रमुख से होगी मुलाकात, हमास पर क्या है प्लान, बता दें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया मंगलवार को कतर पहुंचे। डेविड बार्निया कतर के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए दोहा गए हैं। अमेरिकी एजेंसी CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स भी कतर में है। ऐसे में डेविड बार्निया और कतर के अधिकारियों के साथ बिल बर्न्स भी बैठक में शामिल होंगे। डेविड बार्निया गाजा में चल रहे युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई से जुड़े समझौते पर बातचीत के लिए दोहा पहुंचे हैं। कतर ही इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ बनकर काम कर रहा है। कतर के प्रयास से युद्ध विराम का समझौता हुआ है। एक और खबर की बात करें जहां आइसलैंड क्रिकेट ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक, ICC को दिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी का ऑफर। बता दे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। इस टूर्नामेंट के शुरू होने में अभी 1.5 साल का समय है, मगर अभी से इस पर विवाद शुरू होने लगे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी है कि इस इवेंट का आयोजन अभी एशिया कप 2023 की ही तरह हाइब्रिड मॉडल के आधार पर किया जा सकता है। दरअसल सुरक्षा कारणों और राजनीतिक मसलों की वजह से भारतीय टीम किसी भी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। ऐसे में या तो ये चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के आधार पर होगा या फिर भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगी। मगर अब इन सभी चर्चाओं के बीच आइसलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए इस टूर्नामेंट की मेजबानी की पेशकश ICC से की है। जी हाँ, अगली खबर की बात करें जहां पर रूसी विदेश मंत्री ने बदलती वैश्विक व्यवस्था पर जयशंकर जी का किया समर्थन, कहा यूरोप ही दुनिया नहीं है। जी हाँ, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अपने एक बयान में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी के बदलती वैश्विक व्यवस्था पर दिए बयान का समर्थन किया है। लावरोव ने कहा कि दुनिया यूरोप ही नहीं है बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। लावरोव ने कहा कि वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ और ग्लोबल ईस्ट का उभार हो रहा है। मॉस्को स्थित प्राइमाकोव रीडिंग्स इंटरनेशनल फोरम में सोमवार को बोलते हुए रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि आज दुनिया में बदलाव हो रहा है। पहले कुछ देशों को ही वैश्विक अहमियत मिलती थी और वो खासकर पश्चिमी देश होते थे और इसकी वजह भी थी। लावरोव ने कहा कि आज वैश्विक मंच पर नए खिलाड़ी उभर रहे हैं और इनमें ग्लोबल साउथ और ग्लोबल ईस्ट प्रमुख हैं और इसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। एक और खबर की बात करें जहां स्कूल तक सड़क बनवा दीजिए मोदी जी, कई बार गिर चुकी हूं। जी हां, जम्मू कश्मीर की दिव्यांग बेटी ने लगाई प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार। जम्मू कश्मीर के कठुआ की एक स्कूली छात्रा सीरत नाज के नक्शे कदम पर चलते हुए उधमपुर जिले की एक दिव्यांग बेटी ने देश के सबसे शक्तिशाली नेता से खास अनुरोध किया है। बता दें कि कठुआ की सीरत नाज ने एक वायरल वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने स्कूल को गंभीर संकट से निकालने और अपने साथियों के लिए बेहतर सीखने का माहौल और बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। 8 साल की सीरत नाज ने वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने स्कूल की खस्ता हालत को बयां किया। बाद में प्रशासन एक्शन में आया और स्कूल को बेहतर किया गया। अब काजल नाम की लड़की ने भी PM मोदी से इसी तरह का अनुरोध किया है। मोदी जी को पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में उसके स्कूल तक जाने वाली बेहतर सड़कें बनाने का आग्रह किया गया। अपने पत्र में लड़की ने कहा कि स्कूल तक पहुंचने वाली एकमात्र सड़क की हालत ऐसी है कि वो इस पर आते आते समय कई बार गिर गई है। काजल ने लिखा कि मैं स्कूल जाते समय इस सड़क पर कई बार गिरी हूँ। सड़क की हालत ऐसी है कि मेरे और मेरे दोस्तों के लिए इस पर चलना किसी जोखिम से कम नहीं है। मैं PM मोदी जी से आग्रह करती हूँ आपसे कि हमारे लिए स्कूल तक जाने वाली बेहतर सड़कें बनवाए। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। इस छोटी सी बच्ची के रिक्वेस्ट को लेकर एक और खबर की बात करें जहां उत्तरकाशी में मजदूरों के सफल रेस्क्यू पर क्या बोला विदेशी मीडिया, कहा मशीनों पर भारी पड़ी इंसानी मेहनत। जी हाँ, उत्तरकाशी में वो जंग जीत गई है जहां मशीन नहीं बल्कि मानव ने जीत दिलाई। यहाँ सुरंग को भेदने में मशीनें ताकत खत्म हो गई, फिर भी मानव का साहस काम आया। सिलघियारा टनल में फंसे
से 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया अमेरिका से आई ऑगर मशीन के टूट जाने के बाद रेड माइनर्स ने बचे हुए मलबे को खोदकर बाहर निकाला और मंगलवार देर शाम को सभी मजदूरों को पाइप के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जैसे ही 17 दिनों के बाद सुरंग में फंसे सभी 41 निर्माण मजदूरों को सफलता पूर्वक बाहर निकाला गया। वैश्विक मीडिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन की सराहना की। बीबीसी ने ऑपरेशन का अपडेट जारी करते हुए कहा कि सुरंग के बाहर पहले व्यक्ति के सुरंग से बाहर आने की खबर पर जश्न मनाया जा रहा। इसी पर आपको बता दें कि उत्तरकाशी स्टील कैरियर टनल सीएम धामी का बड़ा ऐलान, सभी 41 मजदूरों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सुरंग के पास बनाया जाएगा मंदिर। जी हाँ, मजदूरों के बाहर निकलने पर सीएम पुष्कर धामी ने खुद मजदूरों का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मौके से ही ऐलान किया कि बचाए गए सभी 41 श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। सीएम धामी ने बताया कि यहाँ पर मंदिर भी बनाया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि बचाव अभियान के लिए आवश्यक सभी संसाधन पीएम नरेंद्र मोदी की मदद से उपलब्ध कराए गए। सीएम धामी ने बताया कि सभी मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उन्हें स्ट्रेचर की जरूरत भी नहीं पड़ी, सभी चलकर बाहर आए हैं। वहीं सिलक्यार सुरंग से निकाले गए मजदूरों से देर रात पीएम नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। मोदी जी ने कहा कि यह सफलता भावुक कर देने वाली है। उन्होंने लिखा कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अब ऐसे में दोस्तों आखिर हमारे लोगों ने जो जीलिंग पावर दिखाई है दोस्तों, उससे फंसे हुए 41 मजदूरों को बाहर निकाल ही लिया गया। इस पर आपके भारत के सिस्टम को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। इतना ही नहीं, उत्तरकाशी में 41 जिंदगियां बचाने के लिए पूरा देश टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स को सल्यूट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर फर्जी टीआरपी केस वापस लेने कोर्ट पहुंची मुंबई पुलिस। सीनियर जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को भी बनाया गया है आरोपी। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने मंगलवार को एक स्थानीय अदालत में एक आवेदन दायर कर कथित फर्जी टीआरपी मामले को वापस लेने की मांग की, जिसमें वरिष्ठ टेलीविजन पत्रकार अर्नब गोस्वामी को आरोपी के रूप में नामित किया गया। इसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ टेलीविजन चैनल टीआरपी नंबरों में हेराफेरी करते रहे हैं। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।